हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया आप लोगों को कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और क्वांटिटीज़ के कितने टाइप होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देखा और टाइप ऑफ वेक्टर देखा। होप कि आप लोग सीक्वेंस में वेक्टर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, है ना। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे जाके देखिए, तभी जाके आगे के वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर की हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हेडिंग है, ये वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और पूरे फिजिक्स में, है ना, जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी आपको इस चीज का यूज करना ही है। तो इस चीज को हम लोग आज बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, इस तरीके से देखेंगे कि फिर कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब यह है कि एक वेक्टर जो है ना, उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर को, तो क्या कहा था हमने, वेक्टर को कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, है ना, रे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, किसी रेफरेंस लाइन से कोई पर्टिकुलर एंगल लेना पड़ेगा हमें, जो बताएगा कि उस लाइन से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री एंगल पे हमारा ये वेक्टर है। ठीक, ये तो डायरेक्शन की बात हुई। और क्या था, मैग्नीट्यूड, कि उस वेक्टर के पास अपना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। लेट्स से कि वेक्टर अगर ए है हमारा, दिस इज वेक्टर ए, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर। तो लेंथ ऑफ वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। अब इसमें प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, वेक्टर तक तो ठीक था, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। तो देखिए इधर, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, है ना, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स पे हम लोग आएंगे, मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथ्स पे भी आएंगे। नॉर्मल भाषा में मैं आपको पहले समझा दूं कि प्रोजेक्शन लेने का मतलब शैडो लेने से है। कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि हमारी जो है कि सूरज की रोशनी से, सनरेज से या किसी भी रेज से परछाई बनती है, वो जो परछाई है वो एक्चुअली में है क्या, हमारा प्रोजेक्शन है। तो उसी प्रोजेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन, उसकी शैडो कैसे बनती है, कितनी बनती है, उसकी लेंथ कितनी है ना, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो वही वाली एग्जैक्टली बात है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर यानी कि शैडो ऑफ व्हाट, वेक्टर्स। तो ठीक, ये हमारा मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। तो अब इस वेक्टर ए की मैं शैडो बनाना चाहता हूं, तो इस वेक्टर ए की जो शैडो बनाऊंगा वो तो डिपेंड करेगा कि शैडो किस तरफ से बनाना चाह रहा हूं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शैडो ऊपर से बनाना चाह रहा हूं, यानी कि अगर मैं लाइट इस क्वांटिटी इस वेक्टर के ऊपर की साइड से गिराता हूं, इस तरीके से वर्टिकली, तो क्या होगा कि लाइट ऊपर से गिरेगी और इसकी परछाई, इसकी शैडो, मान लो एक रेफरेंस लेवल है मेरा, है ना, रोड है या कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर मैं लेना चाहता हूं, तो इसकी परछाई उस पर कैसे जाएगी यार, बिल्कुल वर्टिकली अभी रखी हमने लाइट को, है ना। मैं थोड़ा सा लाइट को भी दिखाता हूं कि मान लो ऐसा कोई लैंप है जिससे लाइट दी है प्रोजेक्शन लेने के लिए। अब इससे अगर लाइट को दिखाएंगे, ये कुछ लेंथ का वेक्टर है, तो इसकी लेंथ इस वाले लाइन पे, किस लाइन पे, रेफरेंस लाइन पे, वी आर सेइंग इट इज रेफरेंस लाइन, यानी कि हमें इसी पे प्रोजेक्शन लेना। जैसे कि मैं खड़ा हूं तो जो सरफेस है मेरा वो क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, उस सरफेस पे मुझे अपने शैडो की लेंथ देखनी है। सेम उसी तरीके से इस रेफरेंस लाइन पे हमें इस वेक्टर का शैडो देखना है या इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो वेक्टर है यहां से लेके यहां तक, अगर मैं ऊपर से लाइट इसके ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं तो क्या होगा, इस वाले लाइन पे, रेफरेंस लाइन पे, यहां से लेके यहां तक एक लेंथ बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। अगर ये लीनियर एलिमेंट है तो जो लाइन बनेगी वो भी कैसी रहेगी, वन डायमेंशनल, लीनियर रहेगी। तो ये जो लेंथ बनी यहां से लेके यहां तक,
इसी को हम लोग कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर नॉर्मल भाषा में शेडो ऑफ अ वेक्टर। ये किस पे डिपेंड किया? ये डिपेंड किया कि जो आपने लाइट दी है ना, जो प्रोजेक्शन लेना चाहा वो किस पे लेना चाहा, वो रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल जैसे कि हमने लिया उस पे ले सकते थे, या फिर कोई और भी लाइन थी उस पे भी ले सकते थे। जैसे कि कोई एक आर्बिट्री लाइन अगर मैं बना देता, इस तरीके से अगर मैं रेफरेंस लाइन बना देता तो मैं कहता मुझे प्रोजेक्शन इस पे लेना है, या फिर इस वेक्टर के जस्ट पैरेलल लाइन बना देता तो क्या होता, वेक्टर की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ का प्रोजेक्शन भी बन जाता अगर मैं पैरेलल लेता। तो कुछ समझ में आया आपको कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? उसके शेडो लेना किस पे? रेफरेंस लाइन पे। यानी कि इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको प्रोजेक्शन कहां पे लेना है, ये जो रेफरेंस लाइन है ये कहां पे है आपकी। अच्छा, तो अब इस रेफरेंस लाइन का पता कैसे चलेगा? इस रेफरेंस लाइन का पता चलेगा, ये जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर है आपका, उसका डायरेक्शन आपकी रेफरेंस लाइन से किस तरफ है। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी वेक्टर का क्या कहा हमने? एंगल बताइए, है ना। अब बताइए कि कितनी डिग्री पे है। लाइक इफ दिस इज आवर रेफरेंस लाइन एंड दिस इज वेक्टर लेट्स से ए, और हमें इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे लेना है? इस लाइन पे लेना है। किस पे लेना है? इस लाइन पे लेना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट करेंगे, इसके ऊपर से इस तरीके से लाइट प्रोजेक्ट करेंगे। लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका ये वाला एंड तो यहाँ टच रहेगा, और ये वाला एंड क्या होगा? इस वाले छोर पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ बन जाएगी, एक लेंथ बन जाएगी। उसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो स्मॉल ए है इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन रेफरेंस लाइन, ऑन रेफरेंस लाइन विच इज एट एंगल थीटा विद द वेक्टर ए के साथ कोई थीटा एंगल पे। तो ठीक, ये जो प्रोजेक्शन है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम सिंगल प्रोजेक्शन ले सकते हैं। हम कितने प्रोजेक्शन ले सकते हैं? क्या कोई फिक्स है कि हम लोग नहीं इसी पे प्रोजेक्शन ले सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोजेक्शन ले सकते हैं हम लोग किसी भी वेक्टर का, है ना। अगर कोई और लाइन बना देता, कोई कहता है कि नहीं मुझे इस पे नहीं लेना है, कोई और लाइन बना देते हैं, ये लाइन बना दी किसी ने, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ये जो प्रोजेक्शन एंगल है ना, कि किस लाइन के साथ ले रहे हैं, उस लाइन के साथ लेने के लिए कोई रिलेशन तो होना चाहिए। ये तो हमें पता होना चाहिए कि कितना एंगल है। तो ये इसके साथ अगर एंगल पता चल जाए, अनदर एंगल लेट्स से थीटा डैश, ये पता चल जाए तो हम इसका प्रोजेक्शन इस पे भी ले लेंगे, है ना। क्या? ऊपर से लाइट देंगे, ये यहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दिस लाइन, लेट्स से रेफरेंस लाइन 2 इफ दिस इज 1, है ना। रेफरेंस लाइन 2 पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, और ये ए है तो ये दिख रहा है हमें कि लेंथ कुछ और है, लेट्स से ए डैश। कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया, ठीक। और देखिए, हमने कहा कि प्रोजेक्शन किस किस तरीके से ले सकते हैं हम लोग, और देखते हैं प्रोजेक्शन। एक और है, ये एक वेक्टर मान लीजिए, पहले क्या था? थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरह शिफ्टेड था, है ना, इंक्लाइंड था, थोड़ा सा वर्टिकल की तरफ लेते हैं। फिर लाइट अगर मैं ऊपर से डालता हूं ऐसे वर्टिकली इस तरीके से, है ना, यूनिफॉर्म लाइट डाला मैंने इस वेक्टर के ऊपर, क्या होगा? उसकी शेडो अगर इस वाले लाइन पे मुझे बनानी है तो कुछ इस तरीके से पड़ेगी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है कि नहीं। ये जो वेक्टर ए ही, वेक्टर को ए ही मान के चलते हैं हम लोग कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेना है, कोई भी वेक्टर हम लोग ले सकते हैं। तो इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन देखिए, अगर मैंने इसको थोड़ा सा वर्टिकल किया, प्रोजेक्शन किधर से ले रहे हैं? ऊपर वाली डायरेक्शन से, थोड़ा सा ऊपर किया तो देखो क्या हुआ? प्रोजेक्शन लेंथ घट गया, दिख रहा होगा आपको, है ना। अगर इसको मैं नाम देता हूं A1, तो लेट्स से ये क्या हो जाएगा? A2। तीसरा एग्जांपल, अगर मैं प्रोजेक्शन और कम करना चाहूं तो इस वेक्टर को और वर्टिकली कर दो, या लेट्स से एक क्रिटिकल एग्जांपल, बिल्कुल ही वर्टिकल कर दिया मैंने इस वेक्टर ए को, बिल्कुल वर्टिकल कर दिया, और फिर से लाइट का प्रोजेक्शन जो है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ से आ रहा है ऐसे। ये ध्यान रखना, मैं ये कैसा है? यूनिफॉर्म लाइट, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। तो अब देखो,
फिर से वही रेफरेंस लाइन, फिर प्रोजेक्शन लेना है हमें, तो ऊपर से अगर कोई लीनियर एलिमेंट है ना, कोई लाइन है, उसके ऊपर से प्रोजेक्शन लेंगे। तो ध्यान से सोचो जरा कि इस लाइन का यहाँ पे प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा, शेडो कैसा दिखाई देगा, पॉइंट, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा, वो डिपेंड करेगा कि इसकी थिकनेस कितनी है ना। हालांकि जब तक हम लोग लीनियर एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो थिकनेस नेग्लिजिबल होगी, हम मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट हुआ, एक पॉइंट प्रोजेक्ट हुआ। तो क्लियर हुआ कि प्रोजेक्शन क्या होता है। इसी प्रोजेक्शन को फिजिक्स की भाषा में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसी को आप कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या कह सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर और नाम है क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आप एक और नाम दे दीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, यह है क्या, इस वेक्टर का टुकड़ा है ये, है ना, इस वेक्टर का टुकड़ा है, क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ये हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई की है, कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, तो लेट से कोई एंगल थीटा है, जैसे हमने इसमें लिया है, जैसे हमने इसमें लिया है ना, एंगल थीटा। तो समझ में आ रहा है आपको, इसको रब करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमने बोला, एक वेक्टर के कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कई सारे उसके प्रोजेक्शन हो सकते हैं, है ना। हमें सिर्फ इस बात से मतलब रहेगा कि उस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस लाइन पे लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है। लाइक ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर ए, तो अब इसका प्रोजेक्शन हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है वो कहीं पे भी हो सकती है। जैसे कि लेट से अगर ये थीटा 1 है तो कोई और डायरेक्शन हो सकती है, ये इसका एंगल इस वेक्टर ए के साथ थीटा 2 हो सकता है, या फिर कोई और थीटा 3। तो इस तरीके की इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस बन सकती है, जिससे ये जो वेक्टर ए है इसका, जिस पे कि कंपोनेंट ले सके, है ना, इस वेक्टर ए का कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का अगर पूछा जाए कि कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कितने प्रोजेक्शन हो सकते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोजेक्शन हो सकते हैं। ठीक, आइए मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन्ड है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक। तो मैथमेटिकल फॉर्म में एक वेक्टर को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व तो करना ही है ना, उसको प्रोजेक्शन तो लेना ही है, प्लस हमें एक ट्रायंगल बनाना है। फॉर एग्जांपल इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना चाहता हूँ, है ना, ध्यान से सुनिएगा कि ये मेरा वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए है ना, इसको बोलते हैं मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, या फिर एक और बताया था मैंने आपको, सिंपली ए से भी अगर आप लिखते हैं तो भी उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, तो जैसे इस वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन लेना है हमें इस लाइन पे, तो मैथमेटिकल फॉर्म निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसका हाइपोटेन्यूस ये वेक्टर ए हो जाएगा खुद, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी मैग्नीट्यूड है, वो इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और जो डायरेक्शन है, जो एंगल है, उसके सामने हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड द रेस्ट इज बेस। ठीक, तो अब हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म इस प्रोजेक्शन का, अब हमें पता है कि इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है, तो प्रोजेक्शन एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दिस रेफरेंस लाइन, है ना, ऑन दिस रेफरेंस लाइन, लेट्स से RL रेफरेंस लाइन। आइए अब देखते हैं थोड़ा। ठीक, तो अगर यहाँ से, है ना, मैं लिखना चाहूँ कि साइन थीटा, है ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा याद कीजिए कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा,
है ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं, है ना। कि ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ए है, स्मॉल ए, और जो बेस है उसको मान लेते हैं कि बी है, स्मॉल बी। ठीक, यहां पुट करते हैं हम लोग। अब यहां पुट करतेंगे तो देखिए क्या क्या चीजें आएगी। परपेंडिकुलर ए साइन थीटा एंड हाइपोटेनियस इज द लेंथ ऑफ वेक्टर ए, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, है ना। तो ये देखिए एक रिजल्ट आया क्या, कि स्मॉल ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और एक और रिजल्ट आया है क्या, यहां हम लोग अगर वैल्यू लिखते हैं तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस जो कि स्मॉल बी है और हाइपोटेनियस जो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो यहां से देखिए, यहां से क्या आ गया, b इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखते हैं जरा कि ये दोनों क्वांटिटीज है क्या। तो देखिए b का मतलब क्या है, ये मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, ये लेंथ जो है यही तो प्रोजेक्शन है ना। तो एक प्रोजेक्शन हमें इस डायरेक्शन में मिल गया है, ये जो हमने लाइन ली थी कि इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना है, a cos थीटा, यानी वैल्यू ऑफ b इज a cos थीटा। ठीक, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में भी हमें प्रोजेक्शन मिला, यानी कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग द परपेंडिकुलर भी मिला है हमें, इस तरफ भी मिला है नहीं मिला है, इस तरफ भी मिला है। कितना मिला है, a की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू ऑफ a इज a साइन थीटा, a साइन थीटा। ठीक, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, यहां से पैरेलल लाइन खींच देते हैं विच इज इक्वल टू a इन मैग्नीट्यूड, स्मॉल a इन मैग्नीट्यूड। और कहते हैं कि ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हमने निकाल दिए, इसको दो डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। किस डायरेक्शन में, तो एक तो मैंने लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है उसका लेंथ है b विच इज इक्वल टू a cos थीटा, और परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें मैग्नीट्यूड है a विच इज इक्वल टू कैपिटल A साइन थीटा। ये दोनों जो प्रोजेक्शन की लेंथ निकाली है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। और ये थ्रू आउट द फिजिक्स, जहां पे भी आप वेक्टर देखेंगे, रिजॉल्व करो, प्रोजेक्ट करो, तो इसे हमें ध्यान से समझ लेना है आज। ठीक, तो हमने क्या बोला कि दो डायरेक्शन में इस वेक्टर ए को रिजॉल्व किया, एक जो डायरेक्शन हमने चूज की थी रेफरेंस लाइन की, और दूसरा जो प्रोजेक्शन आया है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया है। देख रहे हैं क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आप हमेशा ये काम कर सकते हैं, है ना, कि जो भी डायरेक्शन आपको दी हुई है, जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाले, तो उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन तो हम लोग निकालते ही हैं, उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आएगा b की वैल्यू a cos थीटा। लेकिन एक और प्रोजेक्शन का हमें लेंथ पता चल जाएगा, कौन सा, उस डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर जो होगा, उस डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर। तो इस पर, इसके परपेंडिकुलर देखो नीचे भी है, लेकिन नीचे मिलेगा क्या हमें, नहीं, ये वेक्टर तो यहाँ पे है, तो इसकी परछाई या तो यहाँ मिलेगी या फिर उसको पैरेलली बनाए तो यहाँ मिलेगी, है कि नहीं। ठीक, तो यानी कि यहाँ मिली, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहते थे, ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हमें एक प्रोजेक्शन मिलता है, यानी कि एक वेक्टर का दो प्रोजेक्शन मिलता है पर करस्पॉन्डिंग टू अ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, कौन सी परपेंडिकुलर लाइन, लेट्स से अगर हम इसे कह देते हैं एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, यानी कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, एक वेक्टर का कंपोनेंट ले लिया। ठीक, लिखिए इसको, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, है ना, जनरलाइज करते हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आप देखेंगे और तुरंत बता देंगे कि हाँ इसका कंपोनेंट तो ये होगा। क्या है जनरलाइजेशन, देखिए ये वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, मैं बार बार वेक्टर ए ले रहा हूं, ऐसा नहीं है मुझे पसंद है ना,
जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स से वेक्टर ए है। अब ये वेक्टर ए जो है उसको हमने लेट्स से रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में जिसके साथ एंगल थीटा दिया हुआ है ना। एक कोई रेफरेंस लाइन है उसके साथ एंगल थीटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ठीक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। और ये वाला जो आएगा कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ए, वो कितना आएगा, वो आएगा ए कॉस थीटा। कितना आएगा, ए कॉस थीटा। ठीक, एक और पर हमें प्रोजेक्शन मिलेगा किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन, यानी कि दिस लाइन। इस लाइन पे भी प्रोजेक्शन मिलेगा हमें। कैसे, एक्चुअल में प्रोजेक्शन तो यहां मिला था लेकिन उसको ठीक पैरेलली हमने खींच के यहां पे भी ला दिया। यहां पे जो लेके आए, लेट से उसको अगर b कहा हमने तो b की वैल्यू कितनी हुई, a साइन थीटा, है ना, a साइन थीटा। तो आइए अब इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। क्या जनरलाइज करेंगे कि जिस डायरेक्शन के साथ थीटा लगा हुआ है वेक्टर का, ये वेक्टर है, ये डायरेक्शन है, इसके साथ एंगल लगा हुआ है, तो जिसके साथ एंगल लगा हुआ होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। क्या लिखेंगे, जिसके साथ एंगल लगा हुआ होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। और जिसके साथ नहीं लगा होता है, जिसके साथ नहीं लगा होता है, हालांकि हम दोनों भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा के साथ भी निकाल सकते हैं। लेकिन जनरलाइज करने के लिए, देखते ही उसका कंपोनेंट बताने के लिए हम ये चीज कह सकते हैं कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है वो ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ठीक उसके परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ए साइन थीटा। ठीक, ए साइन थीटा। जैसे कि ये वेक्टर है, आंख बंद करके किसी ने आपको ये डायरेक्शन दे दी है ना, और कहा कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, और ये जो वेक्टर ए है, इस बार चलो चेंज कर लेते हैं, वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, इसका प्रोजेक्शन लीजिए इस रेफरेंस लाइन पे, इस डायरेक्शन पे। क्या करेंगे आप, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इस लाइन पे, ये जो लेंथ है ये कंपोनेंट हो जाएगा एक दूसरा कंपोनेंट और मिलेगा, एक डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग दो मिलते हैं हमें, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये वाला जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, बी कॉस अल्फा। क्यों, इसके साथ एंगल अटैच है, और इसके परपेंडिकुलर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये वाला लेंथ, इसको पैरेलली यहाँ खींच के लाइए, ये वाला लेंथ, ये कितना मिलेगा, बी साइन अल्फा। क्या क्लियर है सबको, हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का एक तरीका और होता है, हम वेक्टर्स को कार्टेशियन प्लेन में रिजॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स वाई एक्सिस पे भी रिजॉल्व करते हैं। और मेनली ज़्यादातर आप देखेंगे कि यही वाला मेथड, यही तरीका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए यूजफुल होता है। देखिए कैसे होता है कि हमारा कार्टेशियन प्लेन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ, हम इसका यूज करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए। कि लेट्स से ओरिजिन से कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ए, ये ओरिजिन से हो या ना हो, हम लोग इसे पैरेलली शिफ्ट करा के ओरिजिन पे लेके आ सकते हैं। इसमें वेक्टर की कोई प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होगा। ठीक, तो कोई वेक्टर है ए, उसे हमने ओरिजिन से ड्रॉ कर दिया। अब इसके कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, यानी कि हम अब दो कंपोनेंट्स इसके फाइंड करने वाले हैं, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। सिंपली तो देख रहे हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि लेट्स से इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा था,
तो एक्स एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन आएगा कितना, इतना, है ना, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया, जहां परपेंडिकुलर कट कर रहा है, वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। कितना आएगा वो, क्या आप बता सकते हैं, ए कॉस थीटा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या मुझे फिर से ये समझाने की जरूरत है कि जिसके साथ एंगल, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल अटैच है उसके साथ आप सिंपली लिख दीजिए ए कॉस थीटा, और जिसके साथ अटैच नहीं है और उस डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर है तो आप लिख दीजिए ए साइन थीटा। आप सिंपली कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लिखिए, आपके पास खुद ब खुद ही आंसर होगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा लिखिए, इसको हम लोग कह देते हैं एक्स, इस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड एक्स और इस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड लेट्स से वाई है। इतना मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लोग कह देते हैं कि वाई है, ठीक। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा, जो कि मैंने लिखी है। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो साइन थीटा विल बी हाउ मच, परपेंडिकुलर, ये लेंथ और ये लेंथ क्या बराबर है, बिल्कुल y अपॉन ए, हाइपोटेन्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी कि ये जो वेक्टर्स को हमने रिजॉल्व किया है दो डायरेक्शन में, कौन से, एक अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वेक्टर ए के, या फिर वेक्टर ए का रिजोल्यूशन है किस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक। चलो बढ़िया, अब ध्यान दीजिए जरा सा, क्या कि ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लिख रहे हैं उसे डायरेक्शन में तब्दील करने के लिए याद कीजिए कि यूनिट वेक्टर में मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपको कोई डायरेक्शन देनी है तो आप किसी भी वेक्टर के साथ आई कैप को जोड़ दीजिए। अगर वाई एक्सिस में किसी वेक्टर को डायरेक्शन देनी है तो आप जे कैप को जोड़ दीजिए। लाइक अगर मुझे एक्स की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, है ना, कि जो एक्स है मान लीजिए वो एक वेक्टर है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स विल बी इक्वल टू, है ना, मान लीजिए x एक वेक्टर है तो x क्या लिखूंगा मैं, x विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x, x सिंपली लिख सकते हैं इनटू डायरेक्शन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये डायरेक्शन। यानी कि ये एक वेक्टर हो गया जो अलोंग द x एक्सिस है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, x, जितना कि डायग्राम में बताया गया है, ठीक। इसी तरीके से y में भी लिख सकते हैं कि y एक वेक्टर है, उसको लिख सकते हैं y कितना, j कैप, मैग्नीट्यूड y एंड डायरेक्शन j कैप। इन्हीं दोनों की मदद से हम इस वेक्टर को भी लिख सकते हैं, इस वेक्टर को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए, वेक्टर a विल बी इक्वल टू कितना, देखिए ध्यान से, x आई कैप प्लस वाई जे कैप क्यों, वाई एक्सिस के अलोंग है। इस लाइन का मतलब ध्यान से सुनिए, a इज इक्वल टू, वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मतलब वेक्टर a के जो ये आई कैप का कोफिशिएंट है और जे कैप का जो कोफिशिएंट लगाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। यानी कि याद कीजिए मैंने कार्टेशियन फॉर्म में आपको वेक्टर लिखना बताया था कि किस तरीके से आपको लिखना है। आज आपको समझ में आया होगा कि लिखने का मीनिंग जो था वो कैसे था, उसका रीजन क्या था। वेक्टर ए विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जिसमें एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई। ये सिर्फ वैल्यू है, वैल्यू की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स आई कैप और जे कैप को जोड़ रहे हैं। वो क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है, तो डायरेक्शन दे दिया क्या कि आई कैप के अलोंग x मैग्नीट्यूड है और j कैप के अलोंग y मैग्नीट्यूड है। यानी कि ये जो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर लिखा जाता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि x मैग्नीट्यूड होता है, x और y क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और i कैप और j कैप क्या होता है, डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई तो आप वेक्टर के रिजोल्यूशन में या वेक्टर में कहीं नहीं फंसेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं।
हमने कहा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेयर एक्स इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। ठीक, और देखते हैं इस लाइन का क्या मतलब है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका क्या मतलब है। वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये क्या है, एक वेक्टर है जिसका हर एक चीज कंप्लीट हो रहा है इसको लिखने में, डायरेक्शन भी मिल रहा है और मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। मैग्नीट्यूड में क्या मिल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए ध्यान से, डायरेक्शन तो मिल गई आई कैप और जे कैप, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग कि अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है कोई भी वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड ए मॉड ऑफ ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आएगा आप पूछेंगे, तो सिंपल सी बात है, देखिए ये हमने कितना लिया था अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स यूनिट, अलोंग द वाई एक्सिस ये कितना लिया था y, यानी कि ये कितना है y। तो अगर आपको x पता है y पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर वेक्टर के कंपोनेंट दिए हुए हैं x और y या कोई भी कंपोनेंट दिए हुए हैं एक वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए, तो उस कंपोनेंट से हम लोग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। बढ़िया, चलो तो इस वेक्टर को अगर यानी कि इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे, तो लेट से अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा है, तो हम लोग लिखेंगे कि टेन अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है y, बेस कितना है x। ये लो डायरेक्शन भी पता चल गई। कैसी डायरेक्शन पता चली है, एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का कितना एंगल है, टेन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये टेन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स क्या है, आपको सिंपली यहीं से पता चल जाएगा कि टेन अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स की वैल्यू अगर 1 आ गई, टेन अल्फा 1 आ गया, तो क्या आप नहीं बता सकते कि एंगल कितना होगा। ठीक, ऐसे स्टैंडर्ड एंगल्स ही दिए जाएंगे आपको अगर वैल्यूज रखनी है तो। हाँ, वरना अगर कोई ऐसा इंडेफिनिट रेशियो आता है तो आपको बताया जाएगा कि उसके लिए एंगल अल्फा कितना होगा। चलो बहुत बढ़िया, आइए इसी में और आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं क्या कि आपको बोला गया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आइए इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वेक्टर जो है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप है। लेट से हमने वेक्टर बना दिया ऐसे ओरिजिन से, है ना। एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें पता चलेगा जब हम निकालेंगे, अभी रफली हमने वेक्टर को बना दिया इस तरीके से। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये 3 क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। क्यों? आई कैप के साथ है, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है, प्रोजेक्शन है, कंपोनेंट है, उसका कितना है 3 यूनिट है। वाई एक्सिस पे जो 4 है वो क्या बताता है, वाई एक्सिस पे इसका कंपोनेंट कितना है, यानी कि दिस इज व्हाट 4 है कि नहीं। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें मॉड ऑफ ए, तो क्या आप बता सकते हैं कि मॉड ऑफ ए यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ ए कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, मॉड ऑफ ए इज विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, है ना, कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन के लिए लेट से अल्फा डायरेक्शन ले लिया, 10 अल्फा की वैल्यू लिखिए, 10 अल्फा की वैल्यू लिखिए। 10 थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, 10 अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3।
आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 4/3 जो वैल्यू है वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत यूज होगा इसका फिजिक्स में। tan अल्फा इक्वल टू 4/3 इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री, है ना। कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी जिसमें ये भी एक वैल्यू है। tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3 यानी अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे और हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे।